हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज एक अपन नया अध्याय लेकर आए हैं और ये अध्याय होगा आपका जीव और समष्टियां, मतलब आप समझिएगा बायो एंड पॉपुलेशन। तो बेटे यहाँ पर अपन को आज इनके बारे में पर डिस्कस करना है कि जीव क्या होते हैं और जनसंख्या क्या होती है। तो बच्चों, आपने एक संगठन का नाम तो सुना होगा कि पहले कोशिका से ये शुरुआत होती है। तो कोशिका मिलकर बेटे टिश्यू बनाती है और टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनते हैं। टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनता है बच्चे? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बन जाते हैं? यानी पूरा जीव यानी शरीर बनता है। और बेटे जब एक ही जीव अगर मिलते हैं आपस में तो क्या बनती है? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बनती है। और जब जनसंख्या आपस में मिलती है तो बेटे समुदाय बनते हैं। और जब समुदाय आपस में मिलते हैं तो बेटे जो है जगत बनता है। और जब जगत आपस में मिलता है तो जियोम यानी बेटे बायोम बनते हैं। तो इसको अपन यहाँ पर संगठन का दर्जा देते हैं। तो इस अध्याय के अंदर अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो बेटे जीव क्या होते हैं और ये जीव कौन कौन से घटकों से जो है प्रभावित होते हैं। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में बेटे जीव और वातावरण का संबंध कैसे आपस में ये संबंध दर्शाते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन की वृद्धि दर क्या होती है? जन्म दर क्या होती है ना? मृत्यु दर क्या होती है? उसके अलावा बेटे जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ये सारी चीजों के बारे में आज अपन को इस लेसन के अंदर डिस्कस करना है। तो बेटे नया अध्याय है और अध्याय का नाम है बेटे यहाँ पर जीव और समष्टियां। जीव यानी बेटे बायो होता है और समष्टियां का माने पॉपुलेशन यानी जनसंख्या होती है। तो आइए बच्चों अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारे पास में लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जीव और समष्टियों का भाग 1। अब भाग 1 के अंदर बेटे यहां पर आपके टॉपिक आएंगे और ये टॉपिक अपन को याद रखना है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर बेटे कि विश्व में जो है विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। क्योंकि ये आप सब जानते बेटे कि जो वर्ड है कोई आसानी से इसको नहीं समझा जा सकता। बेटे इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। तो जो वर्ड होता है बेटे ये विविधता का और जटिलता का एक मेन स्रोत होता है। ये आपको इसमें पहला पॉइंट याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है बेटे जीव विज्ञानी संगठन स्तर क्या है, यानी बेटे बायोलॉजिकल जो है क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये संगठन बेटे इस तरह से याद रखेंगे आप। तो संगठन में सबसे पहले तो क्या आते बेटे यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पहले बेटे जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं उनमें सबसे पहला जो संगठन होता है ये जीव द्रव्य स्तर का होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटे तो प्रोटोप्लाज्म मिलकर यहाँ पर सेल बनेगी और सेल मिलकर बेटे यहाँ पर क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे। और टिश्यू मिलकर यहाँ पर बनता है टिश्यू सिस्टम बनता है। और टिश्यू सिस्टम मिलकर बेटे यहाँ पर बनते हैं ऑर्गन्स। और ऑर्गन मिलकर यहाँ पर बनेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर किसी भी जीव की बेटे बॉडी बनेगी और एक जैसी बॉडी मिलकर ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बाद में बेटे बनेगी कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद में यहाँ पर पूरी स्पेस बनेगा यानी बायोम बन जाएगा। बायोम यानी जगत बन जाएगा। तो बेटे यहाँ आप देखिएगा कि किसी भी जीव पर यानी जीव विज्ञानी संगठन के स्तर क्या हैं। तो सबसे पहले वृहद अणु यानी याद रखना बेटे प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये देखने को मिलेगा। थोड़ा आगे चलेंगे बेटे तो उसके बाद में सेल आएगी यानी ये कोशिकाएं। तो जीव द्रव्य युक्त सुसंगठित जो पदार्थ होता है बेटे उसको घेरने वाली या उसको धारण करने वाली रचना को कोशिका कहते हैं। और जब एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है यानी उत्तक बनता है। उसके बाद में बेटे अंग बनते हैं, फिर अंग से जीव बनता है, जीव से समष्टि बनेगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से समुदाय बनेगा, समुदाय से इकोसिस्टम और बन जाएगा बायोम यानी बेटे इसको जियोम कहेंगे। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों याद रखना किसी भी जीव के बनने में या जीव विज्ञानी स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जीवन का एक संगठन पाया जाता है। तो याद कर लें सबसे पहले जीव द्रव्य, उसके बाद में कोशिका,
फिर ऊतक, फिर अंग, फिर अंगतंत्र, फिर शरीर, शरीर से बेटे जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से मिलकर क्या बनेगा? बायोम बनेगा। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, ये संगठन के स्तर कहलाते हैं। तो एक बार और याद कर लें बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी संगठन के स्तर। तो सबसे पहले नंबर पर तो क्या याद करोगे? जीव द्रव्य यानी वृहद अणु। वृहद अणु का माने बेटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह ये आते हैं। और ये मिलकर नंबर 2 पर आपको याद रखना है, यानी कोशिकाएं। और फिर जब बेटे कोशिकाएं जब आपस में मिलेगी तो तीसरे नंबर पर क्या बनेगा? यानी टिश्यू बनेगा। और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो बेटे नंबर 4 क्या बनेगा? अंग बनेगा। और जब सारे अंग आपस में मिलते हैं तो जीव बनेगा। जीव आपस में मिलते हैं तो जनसंख्या बनेगी। जनसंख्या आपस में मिलते हैं तो समुदाय बनेगा। समुदाय आपस में मिलता है तो इकोसिस्टम बनेगा। और इकोसिस्टम आपस में मिलता है तो बेटे बायोम बनेगा। तो बायोम एक विस्तृत रूप होता है। तो बच्चों ये संगठन आप याद कर लें कि पहले तो जीव द्रव्य होगा बेटे, उसके बाद में कोशिका, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, और ये जनसंख्या, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम। तो इस तरह से मिलकर ये जीव संगठन के स्तर बनाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटे। अगर मान लेते हैं ये जीव द्रव्य है तो इसको जीव द्रव्य स्तर का संगठन कहते हैं। अगर कोशिका है तो इसे कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं। बेटे टिश्यू है तो इसे ऊतक स्तर का संगठन कहेंगे। और अगर अंग है तो इसे अंग तंत्र स्तर का संगठन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर ये विभिन्न प्रकार के संगठनों से मिलकर ही बना होता है। उसके बाद में आगे देखिएगा बेटे कि इकोलॉजी एक ऐसा विषय है। अब मैं आपको बता दूं कि बेटे इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो किसी जीव का उसके वातावरण के साथ में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये सीधा सा याद कर लेना कि आज बेटे अपन हैं तो अपन भी हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित रहते हैं। कोई जलीय जंतु है तो वह जलीय आवास के वातावरण के अनुसार प्रभावित रहेगा। कोई बेटे रेगिस्तानी जंतु है तो रेगिस्तान के वातावरण के अनुसार प्रभावित रहेगा। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। तो क्या याद करोगे बेटे? किसी जीव का उसके वातावरण के साथ में संबंधों का जो अध्ययन है उस अध्ययन को कहा जाता है बेटे इकोलॉजी। अब अगर एक जीव का अध्ययन है तो इसे सिन इकोलॉजी कहा जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा बेटे। और अगर अलग अलग जीवों का अध्ययन है तो इसे एक और इकोलॉजी होती है जो ऑट इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये इकोलॉजी आपको याद रखना है। क्या बताया मेरे मैंने इकोलॉजी के बारे में? किसी भी जीव का उसके वातावरण के साथ में संबंधों का अध्ययन, तो ये अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। तो यहां आप देख लीजिएगा कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिक, जिसमें बेटे अजीवीय जीवीय घटक आएंगे, पर्यावरणों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। अब ये तो बेटे एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आप तो सीधा सा याद रख लीजिएगा कि किसी भी जीव का उसके वातावरण के साथ में जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है इस अध्ययन को कहेंगे अपन इकोलॉजी। उसके बाद में देखिएगा कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जो जीवीय संगठन है के 4 स्तरों से संबंधित है। अब 4 स्तर में सबसे पहले तो बेटे ये जीव क्या होते हैं जिसको अपन कहेंगे बायो। उसके बाद में बायो मिलकर फिर नंबर 2 बनाते बेटे पॉपुलेशन, नंबर 3 बनता है समुदाय और नंबर 4 बनता है जियोम यानी बायोम। तो ये भी आप थोड़ा सा याद कर लें कि जो पारिस्थितिकी जीवीय संगठन है, नॉर्मल बेटे अगर नॉर्मल जीव विज्ञानी संगठन की बात करोगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या क्या आएंगे बेटे? पहले तो प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद में सेल, फिर बेटे टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में बॉडी, बॉडी के बाद में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद में इकोसिस्टम और लास्ट में बायो। लेकिन बेटे अगर आप इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, अगर आप पारिस्थितिकीय संगठन की बात करेंगे तो 4 स्तर का संगठन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेटे जीव, फिर जीव मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? जनसंख्या,
जनसंख्या आपस में मिलकर क्या बनाएगी बेटे, समुदाय, और समुदाय से मिलकर बनेगा बायोम। तो इकोलॉजिकली स्तर पर 4 तरह के संगठन आपको याद करना है बच्चों। 4 तरह के संगठन कौन से, लेकिन किसके बेस पर, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी पारिस्थितिकीय संगठन। लेकिन बेटे अगर जैव वैज्ञानिक संगठन आ जाए तो वहां शुरुआत करना जीव द्रव्य से और फिर वो जाएगा बायोम तक। लेकिन अगर आपको पारिस्थितिकी संगठन के बारे में पूछा जाए तो 4 संगठन आपको इसमें याद रखना है। पहला तो बेटे आपको याद रखना है यानी जीव, फिर जीव मिलकर बनाता है बेटे जनसंख्या। जैसे मान लो मानव, कई सारे मानव जीव है, अब कई सारे मनुष्य मिलकर क्या बनाएंगे बेटे, मानव जनसंख्या बनाएंगे। अगर कोई बकरियां हैं तो कई सारी बकरियां मिलकर बकरियों की जनसंख्या बनाएगी। तो ये तो हुआ हमारे पास में जनसंख्या। अब कई सारे जंतु हैं, मनुष्य भी है, चूहा भी है, भेड़ भी है, बकरियां भी है। अब ये सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, जंतु समुदाय बनेगा। ऐसे बेटे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, अगर ये मिलेंगे तो ये बनेगा पादप समुदाय। तो बेटे जब जनसंख्या मिलेगी तो जनसंख्या मिलकर क्या बनाते हैं, ये समुदाय बनाते हैं। और जब पादप समुदाय भी हो, जंतु समुदाय भी हो, सब हो, तो बेटे वो मिलकर बनाएगा बायोम यानी जिसको जियोम कहते हैं। तो इकोलॉजिकली बेस पर आपको 4 स्तर याद रखना है। पहले तो बेटे जीव याद रखना है। नंबर 2 आपको समष्टियां, समष्टियों का माने बेटे जनसंख्या होता है। दूसरा समुदाय है और चौथा यहाँ पर बायोम है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे अपन चलें तो जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कार्य पारिस्थितिकी है, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहते हैं बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूल भी हो जाते हैं। तो बेटे ये ध्यान रखना, जैविक स्तर पर जो पारिस्थितिकी का जो मूल रूप है, पारिस्थितिकी का जो मूल रूप है उसमें बेटे आपको ये याद करना है कि कोई भी सजीव पहले उसके अनुरूप बेटे अनुकूल होता है और यहां तक कि वह जनन करने के अनुकूल भी हो जाता है। यानी जो जंतु जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण के अनुसार बेटे उसके अंदर बदलाव आएंगे और उस वातावरण के अनुसार वह अनुकूलित हो जाता है और जनन क्रिया के माध्यम से वह अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी करता है। तो यह भी इकोलॉजी का ही पार्ट माना जाता है। उसके बाद में बेटे फिर आप देखोगे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, इसके अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनती है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि बेटे यहां पर इस तरह से यह हमारे अर्थ होती है, ये याद रखना बेटे। और ये इसका इक्वेटर होता है और यहां पर मान लेते हैं कि बेटे ये यहां पर, अब यहां से जो ये किरणें पड़ती है, ये यहां पर किरणें पड़ती है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बेटे। इसी के अनुसार ऋतुएं बनती है और इसी के अनुसार धरती पर जो है वह तापमान में परिवर्तन भी आता है। तो ये आपको सब जानते हैं कि हमारी जो धरती होती है बेटे वह सूरज के चारों तरफ 2 तरह की गति शो करती है। एक तो घूर्णन गति होती है और एक अक्षीय गति होती है। एक तो कक्षीय गति और एक अक्षीय गति। अक्षीय गति तो बेटे जो कि पूरे सूरज के चारों तरफ होती है और कक्षीय गति जो कि पृथ्वी ही अपने अक्ष पर घूमती, जिसे दिनों रात बनती हैं। तो इन्हीं घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण बेटे ऋतुएं बनती है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, इस तरह की ऋतुएं यहाँ पर बनती है। और इसी झुकाव के कारण, क्योंकि पृथ्वी में बेटे जैसे जैसे देखिएगा कि यहाँ पर ये झुकाव है, ये यहाँ पर ये झुकाव होता जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर इसमें ये एरियाज बनते हैं। जैसे पहले ट्रॉपिकल आएगा, है ना, उसके बाद में बेटे जो है टोपो आएगा, उसके बाद में एंटार्क्टिक आएगा, यानी कहने का मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, है ना, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद में टेम्परेट जोन है, उसके बाद में बेटे जो है वह आएगा अंटार्कटिक जोन आता है ना, लास्ट में पोलर टू पोल यानी ध्रुव से ध्रुवपन यहाँ पर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको याद रखना है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन और इस अक्ष का जो झुकाव है वह बेटे तापमान को प्रभावित करता है। जैसे जैसे इसका अक्षांश अपन ध्रुवों की तरफ बढ़ते चलेंगे भूमध्य रेखा से, तो वैसे वैसे बेटे तापमान में गिरावट आती जाएगी। तो यहाँ पर और इसी के कारण यहाँ पर जोन बनते जाते हैं। कभी नाम सुनाओ बेटे, जैसे टेम्परेट
टेम्परेट जोन होता है, पहले ट्रॉपिकल जोन आता है, फिर टेम्परेट जोन आता है, फिर सब ट्रॉपिकल आता है, उसके बाद में एंटार्क्टिक आता है, और लास्ट में है किस्तोथर्मी यानी ठंडा क्षेत्र आ जाता है जिसे पोल अपन कहते हैं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की तरफ बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट भी आती जाती है। उसके बाद में देखो बेटे, ये परिवर्तन और वर्षण मिलकर प्रमुख बायोम का निर्माण करते हैं। अब ये तापमान में जो परिवर्तन हुआ और बेटे जो यहाँ पर वर्षा होती है, ओस होती है, इन सबको मिलकर वर्षण बोला जाता है। तो ये संबल मिलकर क्या बनाएंगे, ये एक प्रकार का बायोम का निर्माण करेंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। थोड़ा आगे बढ़े बेटे अपन, तो प्रत्येक जियोम के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता आ जाती है। जैसे मान लो बेटे, प्रत्येक जियोम के अंदर ही एक तो क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताएं हैं। किसी जगह पर ठंड ज्यादा है, किसी जगह पर गर्मी ज्यादा है, किसी जगह पर बेटे ये जानवर ज्यादा होता है, किसी जगह पर वह जानवर ज्यादा होता है। तो एक ही बायोम के अंदर एक तो क्षेत्रीय और एक स्थलीय विविधताओं के कारण वहां के आवासों में व्यापक विविधता भी पाई जाती है। क्योंकि जो बायोम है बेटे, पूरा इकोसिस्टम मिलकर क्या बनता है, बायोम बनता है। और इस बायोम के अंदर क्षेत्रीय और स्थलीय विविधताओं के कारण जो जीवों के आवास होते हैं बेटे, वह भी बदल जाते हैं। जैसे ट्रॉपिकल वाला रीजन होगा तो वहां पर जीवों का आवास गर्मी के जैसा आवास होगा। जैसे जैसे मान लो पोल पर जाओगे आप तो बेटे वहां पर आवास ठंडे वाला क्षेत्र वाला आवास होगा। तो कहने का मतलब क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण किसी भी जीनोम में सजीव के आवास भी क्या होंगे बेटे, अलग अलग होंगे। क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्र की विशेषता होती जाएगी वैसे वैसे जीवों का आवास भी बदलता जाएगा। उसके बाद में आप देखो, पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवास में है बल्कि कठोर आवास में भी यह होता है। बेटे मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जीवन की अगर आप बात करोगे ना, तो पृथ्वी पर जीवन ऐसा नहीं है कि जहां पर पर्याप्त मात्रा में भोजन है, पर्याप्त मात्रा में जो है जल है, ना सर्दी या ना गर्मी, यानी सामान्य आवास में मिलता है। पृथ्वी पर जीवन बेटे सामान्य आवास में भी मिलता है और कठिन से कठिन आवास में भी मिलता है। गर्म झरनों के अंदर भी जीवन मिलता है, रेगिस्तान में भी जीवन मिलता है, या बेटे समुद्र की गहराई में भी जीवन मिलता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी बेटे कई हजारों प्रकार के जो है जीवाणु जो है बेटे, जीवाणु तो 2-3 प्रकार के लेकिन हजारों की संख्या में हमारी बॉडी के अंदर भी बेटे जीवाणु पाए जा सकते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि धरती पर जो जीवन है ये केवल अनुकूलतम क्षेत्र में ही नहीं मिलता, ये धरती के कठोर से कठोर आवास वाले भागों में भी जीवन पाया जाता है। तो यहां आप देख लें कि पृथ्वी ग्रह पर जो जीवन है न केवल थोड़े से अनुकूल आवास में मिलेगा बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी, ये याद रखना बेटे, में भी जीवन पाया जाता है। जैसे झुलसते रेगिस्तानी मरुस्थल, यानी बेटे जहां पर जो रेत तपती हो, बिल्कुल गर्मी जहां जीवन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वहां भी आप देखोगे तो कुछ न कुछ रेगिस्तानी डेजर्ट एनिमल आपको वहां पर मिल जाएंगे। उसके अलावा बेटे निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, यानी जहां पर बेटे सालों साल वर्षा होती रहती है, जहां पर हमेशा जमीन गीली रहती है, वहां पर भी आपको जीवन देखने को मिल जाएगा। गहरे महासागर की खाइयां, यानी बेटे कई किलोमीटर नीचे तक जहां पर अंधेरा रहता है वहां पर भी आपको जीवन देखने को मिल जाएगा। और साथ में वेगवती ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि, यानी जहां पर वायु का वेग बहुत ज्यादा रहता है बेटे, वहां पर भी जीवन मिल जाएगा। ऊंचे पर्वतों के शिखर, ऊंचे से ऊंचे क्षेत्र में भी आपको जीवन मिल जाएगा। और गर्म झरनों में भी आपको जीवन देखने को मिलेगा। यहां तक कि हमारे आंत में भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का आवास होता है। तो मैं यही आपसे बताना चाह रहा था बच्चों कि पृथ्वी पर जो जीवन है वह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनुकूलतम आवास में ही जीवन मिलेगा। यानी पृथ्वी पर जीवन जो है बेटे, यानी थोड़े से अनुकूलन आवासों में के साथ साथ कठोर से कठोर और चरम आवासों के अंदर भी जीवन देखने को मिलेगा। अब ये कठोर और चरम आवास कौन कौन से होंगे, तो बेटे रेगिस्तान का जो है क्या कहते हैं
तपता हुआ रेत का क्षेत्र हो जाएगा, ऊंचे पहाड़ हो जाएंगे, समुद्र की गहराइयां हो जाएगी, गर्म झरने हो जाएंगे और यहाँ तक कि मानव की आंत भी हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटे जो है क्या कहते हैं, जीवन पाया जा सकता है। तो ये भी याद रखें कि धरती पर जो जीवन है बच्चों, वह केवल अनुकूलतम क्षेत्र में नहीं पाया जाता, अनुकूलतम क्षेत्र के साथ साथ ये जीवन कठोर और चरम आवासों के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे आप देखिएगा बच्चों, तो इसमें दे रखा है विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता मुख्य तत्व है। और यही कारण है कि विभिन्न आवासों में भौतिक और रासायनिक स्थितियों में भी इस तरह के अलग अलग जीव जंतु वहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व एक तो तापमान है बेटे, जल है, प्रकाश और मृदा है। इन सब को आप कह सकते हो यानी अजैविक घटक, अजैविक घटक। तो ये ध्यान रखना, ये मानव को या जीव को प्रभावित करने वाले अजैविक घटक है, अबायोटिक है। तो यहाँ आप देखें विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता इनके मुख्य तत्व है। तो मुख्य तत्वों में महत्वपूर्ण है बेटे तापमान, जिसको डिटेल पढ़ने वाले हैं, जल है, प्रकाश है और मृदा है। तो ये सारे के सारे आते हैं बेटे इकोसिस्टम का अबायोटिक घटक। देखो बच्चों मैं आपको इकोसिस्टम बताऊंगा। तो इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो अजैविक घटक और एक जैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर तापमान, प्रकाश, मृदा और जल आते हैं। और बेटे जैविक घटक के अंदर एक तो उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे और अपघटनकर्ता आएंगे। उत्पादकों के अंदर सर्वी हरे पौधे आते हैं। उपभोक्ता में बेटे जो किसी भी जीव को मारकर खाते हैं या भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ये होते हैं उपभोक्ता। और अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर, जो पौधे और जंतुओं को जब शरीर मर जाते हैं बेटे ये, तो इनको सड़ाने गलाने का जो काम करते हैं वह काम करते हैं अपघटनकर्ता। तो यहाँ पर ये तापमान, जल, प्रकाश और मृदा ये सारे के सारे जीव को प्रभावित करने वाले अजैविक घटक हैं। उसके बाद में देखिएगा बेटे भौतिक और रासायनिक, एक तो अजीवीय या जैवीय घटक अपने आप में पूरी तरह से किसी जीव की आवास की विशेषता को बताते हैं। तो दो घटक होंगे, एक तो अजीवीय घटक और बेटे जैवीय घटक। ये इकोसिस्टम का मेन पार्ट होता है कि इकोसिस्टम के बेटे यहाँ आप ध्यान रख लें कि जब भी अपन यहाँ पर इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो इकोसिस्टम ध्यान रखना पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसके दो पार्ट होते हैं बेटे पारिस्थितिकी तंत्र के। एक तो प्रभावित करने वाले कारकों में अबायोटिक घटक आएगा, तो बेटे यहाँ पर होगा अबायोटिक कंपोनेंट, और एक यहाँ पर होता है यानी बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में बेटे तापमान आपको याद रखना है, तापमान याद रखना है। उसके अलावा इसमें प्रकाश आता है, उसके अलावा बेटे इसमें जल आता है और जल के बाद में इसमें मृदा आती है। आप बायोटिक घटक में आप देखेंगे तो इसमें आपको तीन पढ़ना है। सबसे पहले आपको उत्पादक के बारे में याद करना है कि उत्पादक क्या होते हैं। उसके बाद में उपभोक्ता आपको याद रखना है बेटे, और उपभोक्ता के बाद में यहाँ पर आएगा अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर। तो इस तरह से ये सारे के सारे जैविक और अजैविक घटक मिलकर और ये एक तरह से इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। फिर आगे देखो कि आवास में बायोटिक घटक भी शामिल हैं। तो ये भी आप याद रखना कि जो भी जीव का जो आवास है बेटे या कोई भी जीव है वह दो प्रकार के घटकों से प्रभावित होगा, एक तो अबायोटिक घटक और एक बायोटिक घटक। अबायोटिक घटक में मैंने आपको बताया कि एक तो बेटे तापमान रहेगा, प्रकाश रहेगा, जल रहेगा और मृदा रहेगी। और बायोटिक घटक के अंदर बेटे उत्पादक आते हैं, हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। फिर उपभोक्ता आएंगे बेटे, जिसमें प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आएंगे, और फिर लास्ट में आते हैं अपघटनकर्ता। तो यहाँ पर देखो कि आवास में बायोटिक घटक भी शामिल है, जैसे कि रोगजनक पैथोजन और परजीवी या परभक्षी, या फिर एक लंबे समय से प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपने आवास में उत्तरजीविता
और जनन स्तंभ बनाने के लिए अनुकूल विकास का किया जाना। तो ये सारे के सारे बेटे इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि रोगजनक हैं, परजीवी हैं, ये सब तो बेटे किस में आएंगे, ये अपघटनकर्ता में आएंगे। और यहाँ पर ये परभक्षी होते हैं बेटे, जो कि एक तरह से उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं, हमेशा अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, या अपना भोजन दूसरों को मारकर बेटे ये प्राप्त करते हैं, दूसरों से खाकर ये प्राप्त करते हैं, इस कारण से ये कहलाते हैं परभक्षी। तो यहाँ आप देखो कि बायोटिक घटक में बेटे ये जो जंतु हैं ये लंबे समय से प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपने आवास की उत्तरजीविता और साथ में जनन को इष्टतम बनाने के लिए जीव ने अनुकूलनों का विकास किया। और यह भी याद रखना बेटे, ये जो परभक्षी होते हैं ये अपने आप को वातावरण के अनुसार बनाने के लिए ये अपने आप को बेटे लंबे समय तक उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, या उसमें सर्वाइव करने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। प्रत्येक जीव का उन परिस्थितियों का एक निश्चित प्रयास होती है जिसे वह सहन कर सकता है। बेटे इसको सहनशीलता का नियम कहते हैं। कभी आपने नाम सुना हो सहनशीलता, सहनशीलता का नियम, क्योंकि बेटे ये नियम शेफर्ड ने दिया था, याद रखना। और इस नियम के अनुसार यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से बेटे हर जंतु के अंदर किसी भी उसको सहन करने की एक लिमिट होती है। जैसे यहाँ पर बेटे यहाँ आप देख लें कि यहाँ पर ये ज्यादा अनुकूल रहेगा, लेकिन इधर मान लेते हैं कोई सा भी कारक है, तो बेटे यहाँ पर ये दो जगह ऐसी है जहां पर इसकी सहनशीलता कम है, लेकिन बेटे बीच में यहाँ आप देखेंगे तो इस जगह पर यहाँ पर इसकी सहनशीलता ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी कारक होते हैं बेटे, उन कारकों को सहन करने के लिए प्रत्येक जीव में एक निश्चित परास होती है, और उस परास के अनुसार वो उस कारक को सहन कर सकता है। उससे ना तो ज्यादा सहन कर सकता है और ना ही कम सहन कर सकता है। तो इसको एक तरह से सहनशीलता का नियम भी कहा जाता है। उपयोग में किए जाने वाले जो संसाधनों की विविधता है, पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। तो ये भी अपन जानते हैं बेटे कि यहाँ आप देखो कि उपयोग में लाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं कि विविधता और पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। जैसे तापमान है तो वह बेटे इकोसिस्टम को कई कारणों से प्रभावित करेगा, है ना। प्रकाश है तो प्रकाश की बेटे कई कारणों से उसे प्रभावित करेगा। तो ये भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। आगे आप देखो बेटे, यहां आए हैं अपन प्रमुख अजैविक कारक, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर तो जीव को प्रभावित करने वाले अजैविक कारक। तो बेटे 4 कारक आपको सिलेबस में दे रखा है जो आपको याद करना है। तापमान याद करना है, प्रकाश याद करना है, जल याद करना है और मृदा याद करनी है। तो याद रह जाएगा बेटे। मैंने आपसे कहा इकोसिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। पहला तो बेटे ध्यान रखना, यानी अजैविक घटक, और एक होगा जैविक घटक। अजैविक घटकों के अंदर 4 घटक आपको याद करना है, तापमान, प्रकाश और बेटे जल और मृदा। अब यहां आप एक बार फिर ध्यान रख लें, यानी तापमान। तो बेटे तापमान में आपको ये याद रखना है कि ये हमारे अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और ये यहाँ पर बेटे सन है, ये सन है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से इसमें अगर आप, ये तो पोल है बेटे और ये इसकी है यहाँ पर भूमध्य रेखा। अब आप देखो कि जैसे जैसे बेटे आप भूमध्य रेखा से दूर होते चलेंगे, जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बेटे कम होता जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जैसे जैसे बेटे ये भूमध्य रेखा है, ध्यान रखना ये यहाँ पर है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से ऊपर चलते हैं तो बेटे यहाँ पर तो शीत यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो बेटे शीतोष्ण से आएगा, फिर उप शीतोष्ण से आता है और लास्ट में आर्कटिक जोन आते हैं। तो इस तरह से बेटे जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री अक्षांश है, ये यहाँ पर 40 डिग्री है, ये बेटे यहाँ पर 60 डिग्री है, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है
ना बढ़ेगी। तो जैसे जैसे अक्षांश भी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भी तापमान कम होता जाता है। तो यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर जितने भी प्रदेश आते हैं ना बेटे, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा ही होता है। तो जैसे कि वेस्ट इंडीज वगैरह होती है ये सब, और जो ध्रुवों पर आएंगे बेटे वहां का टेम्परेचर हमेशा कम होता है। तो ये याद रख लें कि एक तो जैसे बेटे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा, और एक मैदानों से बेटे अपन पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर कम होता जाता है। उसके अलावा बेटे जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां मेगाथर्मी उसको कहते हैं, जहां टेम्परेचर थोड़ा मीडियम होता है उसे मीजोथर्मी कहते हैं, जहां टेम्परेचर थोड़ा कम होता है उसे माइक्रोथर्मी कहते हैं। और ये इन टेम्परेचर के कारण ही बेटे आवास भी बदल जाते हैं। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे आपको, जहां थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा तो शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति मिलेगी, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हेक्सिस्टोथर्मी टाइप की वनस्पति वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि जो तापमान है ये जीव को कई कारणों से प्रभावित करता है बेटे। यहां तक कि हमारी बॉडी की जो कई सारी एंजाइम्स होते हैं, कई सारी क्रियाएं होती है, वह भी तापमान से प्रभावित होती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो बेटे तापमान में देखो पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज्यादा प्रशासनिक पर्यावरणीय कारक है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है ये फैक्टर बेटे तापमान है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। तो ये भी याद रखना बेटे, पृथ्वी पर जो औसत तापमान है वह किसी भी ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। ये तो आप भी समझते हैं कि अभी सर्दियां चल रही है तो सर्दियों में तापमान बेटे कम रहेगा, है ना। फिर थोड़ी बरसात में मान लो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन गर्मियों में क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो तापमान जो है वह ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तथा मैदानों से पर्वतों की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से, जैसे जैसे बेटे भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की तरफ बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। और यही कारण है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बेटे हर समय बर्फ जमी रहती है, क्योंकि यहां पर आप देखो कि सूरज की किरणें पहुंचने में बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो न्याय ध्रुवों पर जो सूर्य से प्रकाश पहुंचेगा उनकी तीव्रता बहुत कम होगी, लेकिन बेटे भूमध्य रेखा है वो सूर्य के बिल्कुल पास होती है। तो जब सूर्य के बिल्कुल पास होगी तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा रहेगी और इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। तो भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर कम रहता है बेटे, और मतलब ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। यही कारण आप ध्यान रखना कि मैदानी जो सपाट क्षेत्र होते हैं वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर बढ़ते जाते हैं बेटे टेम्परेचर कम होता है। यही कारण है कि आपको मैदानी क्षेत्रों में बर्फ जमी हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं बेटे वहां पर आपको बर्फ जमी हुई नजर आती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा ऊंचे जो पहाड़ होते हैं वहां पर टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद में आप देखिएगा बेटे ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 0 से लेकर ग्रीष्म उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। यानी बेटे अगर आप देखोगे कि जो उच्च ऊंचाई, तुंगता का माने बेटे यहां पर ऊंचाई से है, तुंगता यानी ऊंचाई, तो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से और फिर जो बेटे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जहां पर सपाट मैदान होते हैं तो वहां पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्र के अंदर जो तापमान है गर्मी के दिनों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। तो यही कारण है जैसे रेगिस्तान में बेटे गर्मियों के दिनों में बहुत तेज तपता है वो, तो मैदानी क्षेत्रों के अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और ऊंचाई पर यह कम रहेगा। गर्म झरने और गहरे सागर के उष्ण जलीय निकाय जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। यानी बेटे कई सारे ऐसे झरने भी देखने को मिले हैं जहां पर पानी उबलता रहता है ना। तो याद रखना जहां पर एक जिसको अपन बेस थर्मो, एक तरह से तापीय जीवाणु भी वहां पर पाए जाते हैं, थर्मिस्टर जीवाणु। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि गर्म झरनों का जो तापमान है वह 100 डिग्री तक भी चला जा सकता है। तो ये तापमान के बारे में आपको
याद रखना है। उसके बाद में देखो बेटे कि ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, उसके अलावा उनकी जो गति होती है ये भी तापमान प्रभावित करता है। और इसके द्वारा बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारी उपापचय जीव के अन्य कार्य और गतिविधियों को भी ये प्रभावित करता है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि बेटे जो तापमान होता है वह हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों की क्रियाविधि को प्रभावित करता है, क्योंकि एंजाइमों का जो अनुकूलतम तापमान है वह 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर रहता है। अब अगर एंजाइमों को ज्यादा तापमान पर रखा जाएगा तो बेटे ये डिजेनरेट हो जाएंगे, और कम तापमान पर रखा जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो तापमान है वह हमारे एंजाइमों की क्रियाविधि को भी प्रभावित करता है, और साथ में बेटे हमारी बॉडी की जो अन्य क्रियाएं होती है जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बेटे आधारी उपापचय क्रिया, ये आधारी उपापचय क्रियाएं भी तापमान से प्रभावित होगी। जैसे बाय द वे अगर अपन ठंडे क्षेत्र में चले जाएंगे तो बेटे वहां अपन हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं, और अगर अपन ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां हम हाइपरथर्मिया का शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं वह भी तापमान से प्रभावित होती है। अगर ज्यादा तापमान मिला या कम तापमान मिला तो ये क्रियाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ जीव जंतु तापमान के व्यापक परास यानी चरम सहन कर सकते हैं और वहां पर खूब बढ़ते हैं, इसे आप यूरीथर्मल, और ये जंतु कहलाते हैं यूरीथर्मल। तो बेटे मैंने यहाँ आपको बताया था कि इस तरह से ये आप इसको तापमान ले लीजिएगा या इसे आप प्रकाश ले लीजिएगा। ये यहाँ पर ये परास होती है, ये आप देखिएगा, यानी बेटे ये वाला तो ऐसी है कि जहाँ पर जीवन पाएगा ही नहीं। यहाँ पर बहुत ही रेयर केस में जीवन होगा, लेकिन यहाँ पर ये जीवन होगा सबसे ज्यादा, यहाँ पर ये कम होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेटे ये एक ऐसी सहनशीलता है। अब मैं तापमान ले लेता हूँ, यहाँ से 0 डिग्री है, फिर आगे बढ़े 10 डिग्री है, फिर 20 डिग्री है, फिर यहाँ पर 40 है, फिर बेटे 50 है, और फिर यहाँ पर 100 है। तो ये 20 से 40 के बीच का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जंतु के लिए इष्टतम टेम्परेचर है, ये इसको अधिकतम सहन कर सकता है। लेकिन बेटे इसके आसपास वाली जो परास है, इस परास पर ये जंतु सहन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ आप देख लें कि कुछ जीव तापमान के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और वहां पर वो खूब बढ़ते हैं, तो इन्हें पृथ्वी जापी यानी यूरीथर्मल कहलाते हैं। और अधिकांश तापमान के कम परास में भी जीवित रह सकते हैं, और ऐसे जंतु स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। मतलब ये होता है बेटे कि 2 तरह के जंतु यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कुछ सजीव तो ऐसे होंगे जो ज्यादा तापमान पर भी सर्वाइव करने वाले होंगे, उन्हें यूरीथर्मल नाम से याद रखना। और कुछ सजीव ऐसे होंगे जो बेटे कम तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं, उन्हें स्टेनोथर्मल याद करना। तो तापमान के आधार पर जंतु 2 तरह के होंगे बेटे, यानी तापमान। तो तापमान के आधार पर एक तो यूरीथर्मल, और एक याद रखना बेटे स्टेनोथर्मल। तो यूरीथर्मल जो होंगे ये ज्यादा टेम्परेचर पर सरवाइव करने वाले होंगे बेटे, और जो स्टेनोथर्मल होंगे ये कम तापमान पर सरवाइव करने वाले होंगे। तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि यहाँ आप देख लें कि अधिक तापमान को कम परास में भी जीवित रहते हैं, तो ऐसे जीव कहलाते हैं स्टेनोथर्मल। विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी तापीय सहनशीलता पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये भी आपको याद रखना बेटे कि जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं उनका भौगोलिक वितरण उनकी तापीय सहनशीलता पर निर्भर करेगा। जो जीव जितने तापमान पर सहन करेगा वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे ज्यादा तापमान सहन करने वाले जंतु कहाँ मिलेंगे आपको? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेंगे। थोड़ा कम तापमान को सहन करने वाले जंतु शीतोष्ण क्षेत्र में मिलेंगे, और कम तापमान को सहन करने वाले जंतु बेटे ध्रुवों की तरफ मिलेंगे। तो ये याद रखना, जैसे जैसे तापमान में बदलाव आता है वैसे वैसे वहां पर आवास में भी बदलाव आता है, और उसी के अनुसार वहां पर अलग अलग प्रजाति की जातियां पाई जाती है। तो ये ध्यान रख लें कि विभिन्न जातियों का जो भौगोलिक वितरण है वो बेटे ध्यान रखना काफी हद तक
तापमान या उनकी तापीय सहनशीलता पर निर्भर करेगा। जिस जाति में जितना ज्यादा तापमान सहन करने की कैपेसिटी होगी वो उसी आवास में पाई जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा कि जिनके अंदर ज्यादा तापमान सहन करने की क्षमता होगी तो बेटे वो जहां पर तापमान ज्यादा होता है जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वहां वो मिलेंगे। थोड़ी जिसको कम तापमान सहन करने की क्षमता होगी तो वो कम तापमान वाले आवास में मिलेंगे। तो कहने का मतलब जो जातीय विविधता है या जातियों का जो भौगोलिक वितरण है वो बेटे उनके द्वारा जो तापीय सहनशीलता है कि वो कितने ज्यादा तापमान को सहन कर सकते हैं उसके अनुसार उनका भौगोलिक वितरण होता है। जो ज्यादा तापमान को सहन कर लेगी वो ज्यादा ताप वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, जो जातियां कम तापमान को सहन कर पाती है वो कम तापमान वाले क्षेत्र में ही पाई जाएगी। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। दूसरा भौगोलिक कारक यहां पर आता है बेटे हमारे पास में यानी जल। तो बेटे जल ही जीवन है, इसको कौन नहीं जानता, यानी जल ही जीवन है, ये सब जानते हो। और ये आपको भी जानना होगा कि धरती पर सबसे पहले जो जीवन की शुरुआत हुई ना बच्चे वह जल से हुई, वह समुद्र से हुई। अच्छा आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बताओ चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है, तो वहां मैं ऑप्शन दे रहा हूं ऑक्सीजन की कमी के कारण, जल की कमी के कारण, तापमान की कमी के कारण, प्रकाश की कमी के कारण। तो सही जवाब जाएगा जल की कमी के कारण। बेटे चंद्रमा पर जल अभी तक खोजा नहीं गया है तो ऐसा मानना है कि वहां पर जल नहीं होने के कारण ही वहां पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। पृथ्वी पर भी बेटे अगर जल नहीं होता ना तो यहां भी जीवन उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अपन ने क्या कहा कि सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह जल से हुई है। तो जल जो है बेटे हमारे दैनिक जीवन को या जितने भी पृथ्वी पर जातियां पाई जाती है उन्हें एक बहुत ही तरह से प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो अब देखिएगा बेटे, तो यहां आप ध्यान रखना कि तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जल एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। तो तापमान के बाद में बेटे जल भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। पृथ्वी पर जीवन, ये ध्यान रखना बेटे, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई है? पानी से। तो पृथ्वी पर जीवन पानी से ही जन्मा था। यानी ये याद करना बेटे कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है बेटे? पानी से हुई है, यानी जल से हुई है। और बिना पानी के अपने आप इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता। यानी जीवन का बेटे बिना जल के जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो हमारे जीवन की जो शुरुआत हुई है, अगर याद हो बेटे इवोल्यूशन, तो मैंने कहा था क्वेसरवेट्स है ना, पहले तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था। जटिल कार्बनिक यौगिकों से क्वेसरवेट्स बने थे, फिर उसे प्रोटोबायोन्ट्स बने थे, फिर इयोबायोन्ट्स बने थे, और इस तरह से बेटे जीवन की शुरुआत हुई थी। तो जीवन की शुरुआत एक तरह से समुद्र के जल से हुई बेटे। तो ये याद रखना कि समुद्र के जल हो या किसी का भी जल हो, जीवन का सबसे पहला आरंभ जल से ही हुआ है। तो यह आपको याद रखना है। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित होती है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही जीवों को यहां रहना संभव हो पाया है। यह भी याद रखना कि बेटे रेगिस्तानी क्षेत्र में, सहारा रेगिस्तान हो या कोई बड़े बड़े रेगिस्तान हो बेटे, वहां पर जल आसानी से नहीं मिलता है। अब जल आसानी से नहीं मिलेगा तो फिर जीवन भी आसानी से नहीं मिलेगा। तो वहां पर बेटे जो भी जीव पाए जाएंगे उन जीवों के अंदर ऐसे अनुकूलन उत्पन्न हो जाएंगे जिनकी वजह से वो लंबे समय तक भी बिना जल के रह सकें। जैसे आपने रेगिस्तान के जहाज ऊंट का नाम सुना होगा, और ये भी आपने सुना होगा बच्चों कि यहां पर जो है कि ऊंट जो है 10 से 12 दिन में भी का पानी एक साथ ही पी लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसमें कौन सा अनुकूलन आ गया? रेगिस्तानी अनुकूलन आ गया। कई जातियां ऐसी होती है जो लंबे समय तक पानी नहीं पीती है, जैसे चूहा है बेटे, है ना, छिपकलियां होती है रेगिस्तानी, ये बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह जाती है। तो यहाँ आप देख लें कि मरुस्थले इनकी उपलब्धता इतनी सीमित होती है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही ये जीव वहां पर जिंदा रह पाते हैं। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर ही बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि बेटे पादपों की जो उत्पादकता है, यानी पौधे जो है भोजन बनाते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में कच्चा माल क्या होता है बेटे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये भी आपको याद करना है कि बेटे जल के आधार पर ही पौधे में उत्पादकता और वितरण देखने को मिलता है। अब वितरण कैसे देखने को मिलता है? तो बेटे आपको मैं बता दूं कि जो पौधे होते हैं ना,
पौधे ये जल के आधार पर 4 तरह के होते हैं। एक पौधा तो होगा बेटे, जिसे मैं यहां से शुरुआत करता हूं कि जैसे यहां पर हाइड्रोफाइट के बाद में फिर मैं यहां ले रहा हूं बेटे जो है मीजोफाइट के बाद में मैं ले रहा हूं जीरोफाइट और जीरोफाइट के बाद में एक होता है बेटे यहां पर हेलोफाइट। अब यहां आप देखो ये वितरण है, यानी पौधों का जो वितरण है जल के आधार पर, तो जहां जल सबसे ज्यादा मिलेगा वो पौधे तो क्या कहलाएंगे, जलोद्भिद कहलाएंगे, यानी जलीय आवास में उगने वाले पौधे। जहां पर जल बेटे मध्यम प्रकार का रहेगा, ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा, तो यहां पर पौधे कहलाएंगे मीजोफाइट, यानी जो है मध्य जो है होंगे बेटे मध्योद्भिद। और जहां जल बहुत कम होगा तो वह कहलाएंगे मरोद्भिद पौधे, है ना। तो ये तो है जलोद्भिद, ये समोद्भिद व मरोद्भिद। और जहां पर जल तो होगा लेकिन बेटे उसमें लवणीय सांद्रता ज्यादा होगी तो वह पौधे कहलाएंगे लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट। तो आप यहां पर देख लें कि जो पौधे होते हैं बेटे उनकी उत्पादकता और उनका जो वितरण है ये पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जलीय जीवों के लिए जल के जो रासायनिक संगठन है और पीएच है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि जो जलीय जंतु होते हैं बेटे ये परासरणीय सांद्रता के अनुसार ही रेगुलेटर के रूप में पाए जाते हैं, कन्फॉर्मर्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि उनकी जो जलीय परासरणीय सांद्रता है उसके अनुसार जीवों का वितरण होता है। कई जीव ऐसे होते हैं जो रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं और कई जीव ऐसे होते हैं जो बेटे यानी किस रूप में काम करते हैं, कन्फॉर्मर्स के रूप में भी काम करते हैं। तो ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लवण की जो सांद्रता है वह अंतःस्थलीय जल में तो 5 से भी कम होती है, लेकिन समुद्र जल में बेटे ये 30 से 35 और कुछ अति लवणीय जल में ये हो जाती है 100 से अधिक हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि लवणीय सांद्रता जो है, जो नॉर्मल भूमिगत जल होता है बेटे उसमें तो 5 या इससे भी कम रहती है। जो समुद्री जल होता है उसमें 30 से 35। जो ज्यादा लवणीय होते हैं बेटे हेलोफाइट, जैसे समुद्र के किनारे है ना, जिसे एक तरह से सुंदरवन, तो वहां पर बेटे इनकी सांद्रता लगभग 100 के लगभग होती है। कुछ जीव लवणीय सांद्रता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं तो इन्हें यूरोहाइल कहते हैं, और अन्य कम परास में सीमित होते हैं तो इन्हें स्टेनोहाइल कहते हैं। यानी बेटे जिस तरह से जंतु तापमान के अनुसार बेटे तो वहां थर्मोहाइल कहा था और स्टेनोहाइल कहा था, यहां लवणीय सांद्रता के अनुसार तो जो जंतु यानी ज्यादा परास के प्रति सहनशील होंगे तो बेटे उन्हें तो कहेंगे यूरोहाइल, लेकिन कम परास में भी अगर सीमित होते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्टेनोहाइल। तो ये आपको यहां देखना है कि बेटे यहां पर यानी लवणीय सांद्रता के आधार पर भी जो जंतु होते हैं वह अलग अलग परास में जो है अनुकूलित होते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो ज्यादा लवणीय सांद्रता में भी सर्वाइव करेंगे तो बेटे यूरोहाइल कहलाएंगे, और जो कम लवणीय सांद्रता में भी बेटे सर्वाइव करेंगे तो वह स्टेनोहाइल कहलाते हैं। तो ये हमारे पास में घटक था बेटे जल और साथ में प्रकाश। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे। आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया यानी एक तो अजैविक घटक के बारे में, और अजैविक घटक में बेटे अपन ने एक तो तापमान के बारे में लिया और एक जल के बारे में लिया। तो इनको बेटे ध्यान से समझना और समझ के इसको याद करना है, तभी बेटे ये समझ में आएगा। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।